नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर अंबेडकर पर दिए विवादित बयान पर देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में भी सियासत गर्मा गई है। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून महानगर में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में अमित शाह का पुतला फूंका। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह को अपने बयान के लिए देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। से बाबा साहब एक महान व्यक्तित्व था और हमेशा हिंदुस्तान के इतिहास में उनको याद किया जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से पार्लियामेंट में अमित शाह ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और वो भी जब नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे उपस्थित थे और चुप्पी साधे बैठे थे, हमारा विरोध है कि बाबा साहब जो इतना बड़ा व्यक्तित्व पूरे हिंदुस्तान में ना कभी ऐसा आया है ना कभी होगा, और जिस संविधान की हम लोग बात करते हैं वो संविधान बाबा साहब की देन है। इसलिए हमारा रोष है, पूरे देश में रोष है और जो उन्होंने बोला है इसके लिए उनको नैतिकता के आधार पर उनका इस्तीफा लेना चाहिए। प्रदेश में आपदा से निपटने के लिए अब सिस्टम और मजबूत होगा, जहां केंद्र सरकार ने विश्व बैंक सहायतित उत्तराखंड डिजास्टर प्रीपेयरनेस योजना को मंजूरी दे दी है, जिस पर उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया और कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत राज्य में 45 पुल बनाए जाएंगे। बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से यह धनराशि स्वीकृत हुई है 1480 करोड़ रुपया, जो 80-20 के रेशियो में है। इसमें 80% हमें भारत सरकार से मिलेगा और 20% हमें राज्य से देना होगा। उसमें हमें कुल 45 ब्रिज बनने हैं पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, और करीब 10 स्थानों पर जहाँ लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है वो हम मिटिगेशन के वर्क करेंगे, स्लोप स्टेबलाइजेशन के वर्क करेंगे। कुछ फायर स्टेशन बनने हैं, एसडीआरएफ की बिल्डिंग बननी है, हमारा आपदा में कंट्रोल रूम एसीओसी बनना है, मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम और अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए कई सेंसर और कई उपकरण लगाए जाने हैं। इसके अलावा डिजास्टर शेल्टर बनने हैं, कुछ फायर डिपार्टमेंट की कुछ मशीनें खरीदनी हैं, फायर के कुछ भवन बनने हैं, और इसके अलावा फॉरेस्ट फायर के लिए कुछ उपकरण खरीद रहे हैं। इस तरह से कार्रवाई होनी है सब में। उत्तराखंड नगर निकाय के चुनाव को लेकर बीजेपी ने हर एक पालिका के लिए 3-3 पर्यवेक्षक की टीम बनाई है, जो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ विधायक, संगठन पदाधिकारी और संभावित दावेदारों से राय मशवरा कर रहे हैं। बीजेपी निकाय चुनाव में आंतरिक सर्वे, जिलों के संगठन और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर टिकट वितरण करेगी। 3 रिपोर्ट के आधार पर सभी सीटों के लिए 3-3 दावेदारों का पैनल तैयार होगा, जिसमें से एक प्रत्याशी चुना जाएगा। जनता पार्टी है, एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और अनुशासन की पार्टी है। तो मैं आपको एक बात तो क्लियर कहना चाहूँगा, आज जो ये निकाय चुनाव है उसके निमित्त जो है नगर पालिका मसूरी में आज हम 3 पर्यवेक्षकों के रूप में, हमारे जो राज्य मंत्री भी हैं, पूर्व संगठन मंत्री रहे हैं, हमारे बहुत ही सम्मानित आदरणीय सुरेश भट्ट जी हैं, और साथ साथ अपने बहुत ही सम्मानित पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे और विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया आदरणीय संजय गुप्ता जी। मैं खुद तीनों लोगों ने बैठ के मोर देन 100 से ज़्यादा लोगों के साथ आज उनके विचार जाने, और बहुत सारे लोग जो भी देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में दावेदारी करना उसका अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां बहुत पहले से प्रारंभ कर दी थी। अभी सरकार की ओर से जो स्थानीय निकाय के लिए नगर पालिका और नगर निगम, नगर पंचायतों के लिए जो आरक्षण की अंतिम सूची जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग क्षेत्रों में जो भी प्रत्याशी जो आगे चुनाव लड़ने के लिए जो लोग दावेदारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों की जानकारी लेने के लिए और एक तरह से कार्यकर्ताओं का मत जानने के लिए कि कार्यकर्ताओं का मत क्या है, उसके लिए हर क्षेत्र में 3 कार्यकर्ताओं को पर्यवेक्षक बना करके भेजा है।
उसी के निमित्त आज मसूरी नगर पालिका के नाते मैं स्वयं और मेरे साथ अपने विधायक जी, हमारे दुर्गेश्वर लाल जी और हमारे संजय गुप्ता जी, तीनों लोग यहाँ आए हुए हैं। बहुत अच्छे यहाँ सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी राय दी है, वार्ड सदस्यों सहित अपने नगर पालिका के चेयरमैन के लिए अपनी राय दी है। उत्तराखंड में इन दिनों नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां उफान पर हैं। इस बीच पंचायती राज विभाग त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन को लेकर अपनी तैयारियों में जुटा है। वहीं प्रदेश के पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव ने बताया कि निर्वाचन आयोग के साथ पंचायती राज विभाग की बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव और अन्य तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर हमारी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन पहले सरकार की प्राथमिकता नगर निकाय के चुनावों को संपन्न कराना है। उसकी नगर निकाय जो नगर विकास विभाग है उसके द्वारा अपनी तैयारियां की जा रही हैं। जहां तक पंचायती राज के त्रिस्तरीय चुनाव का संबंध है, आज हमारी निर्वाचन आयोग के साथ बैठक है। उसमें जो आगे की कार्रवाई है उसके बारे में निर्णय किया जाएगा। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश प्रभारी दीपक राठौड़ ने पंचायतों के सशक्तिकरण की सरकार से मांग उठाई और कहा कि संविधान का 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम देश में सत्ता के विकेंद्रीकरण से संबंधित है। सरकार को चाहिए कि वो संविधान में संशोधन कर पंचायतों को और मजबूत करे, उनके अधिकार बढ़ाए, साथ ही पंचायतों को सीधा बजट आवंटित किया जाए ताकि पंचायतें अपने क्षेत्र की जरूरत के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सके। जिस तरह से अभी हमारा जो अगला मीटिंग है अपने जिलाध्यक्षों के साथ, वो इसी विषय को लेकर है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण को लेकर जो एक आवाज है उसको कैसा जनता के बीच में खड़ा किया जाए ताकि ये जो डिमांड है ये जनता से उठकर आए और जनता से उठकर जो है सीधी हमारी सरकारों के समक्ष रखी जाए। क्योंकि हमारा ये मानना है, जिस तरह से पलायन की समस्या उत्तराखंड के अंदर में है और बहुत सारा हमारा यूथ जो है गांव से निकलकर सीधा शहरों की तरफ जा रहा है, इसके पीछे जो रीजन है वो लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास ना वहां पर रोजगार की व्यवस्था हमारी पंचायतों में है, ना अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है और ना ही हमारे पास दूसरे कोई जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं उनके ऊपर व्यवस्थाएं नहीं है। मसूरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर पर टिप्पणी किए जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मसूरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर के नेतृत्व में जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। वहीं इसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर के अपमान किए जाने को लेकर अमित शाह से इस्तीफा देने की भी मांग की। भाजपा लगातार संविधान विरोधी है, उन्होंने संविधान विरोधी कार्य किए हैं, कभी ईडी सीडी हर जो तंत्र है उसका दुरुपयोग किया है। आज तो उन्होंने हद ही कर दी कि जो हमारे संविधान निर्माता हैं, जो हमारे देश की आज़ादी के परवाने हैं, जिन्होंने इस देश को बनाया, जिस देश का निर्माण किया, आज उनके खिलाफ आप सब कहते हैं। वो जब राहुल गांधी जी ने अडानी की बात की तो उन्हें संसद से सस्पेंड कर दिया जाता है, तो आज क्या भाजपा अपने इस सांसद को वहां से सस्पेंड करेगी जिसने संविधान निर्माता के खिलाफ ही इतने आप सब संसद में कह डाले? तो तुरंत उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें संसद से सस्पेंड किया जाना चाहिए और नैतिकता के आधार पर अमित शाह जी को संसद से इस्तीफा देना चाहिए। को शर्म आनी चाहिए, उन्होंने संसद में ऐसे शब्द बोले क्योंकि कांग्रेस उस समय कोई किसी चीज में वार्ता हो रही थी और उन्होंने बोला कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर आप अंबेडकर का जितना नाम ले रहे हो इतना भगवान का नाम लो तो शायद आपका भला हो जाए। तो ये एक ऐसी शख्सियत जो भारत रत्न भीमराव अंबेडकर संविधान के रचयिता, उनके लिए ऐसे शब्द बोल रहे हैं जिनको आधे से ज्यादा हमारे देश की जनता भगवान के रूप में मानती है, जिन्होंने ऐसा संविधान रचा जिसकी विश्व में कहीं भी वैसा संविधान नहीं है। उस संविधान में उन्होंने प्रत्येक वर्ग को लेकर उसका भला सोचा और लोकतंत्र को बचाया और लोकतंत्र की हत्या करने से बचाया। आज उस शख्सियत के लिए ऐसे शब्द बोल रहे हैं। उस संविधान में महिलाओं को उत्थान को लेकर, शिक्षा को लेकर, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर, अपने बोलने की आजादी, धर्म की आजादी, प्रत्येक उस संविधान में है। रुड़की में शिक्षा विभाग की अपर आईडी बनवाने को लेकर अरबी मदरसा और निजी स्कूल प्रबंधकों में खास रुचि नहीं देखने को मिल रही, जिसे लेकर केंद्र सरकार ने
स्कूलों और मदरसों के छात्राओं की अपर आईडी बनाने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं अपर आईडी को लेकर शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर भारी भीड़ है, तो वहीं कुछ निजी स्कूल प्रबंधकों का आरोप है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों का सहयोग ही नहीं मिल रहा। तो आपका हम अपने विद्यालय के अंदर स्वागत करते हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बेड़पुर विकास क्षेत्र रुड़की और कलियर के क्षेत्र में आता है। हम आपका स्वागत करते हैं। अपार आईडी एक सरकार का बहुत सराहनीय निर्णय है। हम इस निर्णय का दिल से स्वागत करते हैं और इससे बच्चों के अंदर भी और जो बच्चों के गार्जियन हैं उनके अंदर भी एक जागरूकता पैदा हुई है, क्योंकि विद्यालय भेजने का जो उद्देश्य है वो पढ़ाई है और दिक्कतें ज़रूर हैं लेकिन नामुमकिन नहीं है। और ये सरकार का इतना सराहनीय काम है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हम इसके अंदर जुटे हुए हैं। और शुरू में किसी भी काम के अंदर दिक्कतें आती हैं, लेकिन कोई काम मुमकिन ऐसा नहीं कि नामुमकिन हो, मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। यूडैस पे जो बच्चे हैं ना, जिनका अब तक पोर्टल पे नहीं हुआ है, उनको यूडैस पोर्टल पे करना है। आप देख ही रहे, बहुत भीड़ है, समस्या बहुत है। अच्छा, वो आईडी नंबर ये मिल नहीं पा रहा, वरना घर बैठ के स्कूल में ही करने जो अब सारा सिस्टम है, तो एक परेशानी तो है बहुत बड़ी। अच्छा जी, हम सर आज ही खोला, कल तो बंद था, आज इन्होंने खोला है यूडैस का। यहाँ पे ये समस्या तो हो रही है सर बहुत बड़ी। और एक मान लो जो कुछ चीज़ें ईजी हो सकती हैं लेकिन ईजी हो नहीं पा रही। सर अगर सब बच्चे सबके लिए ना स्कूल लोगों को आईडी दिवा दी जाए तो स्कूल में आईडी से अपने आप ही कर ले, वो एंट्री कर ले, जिसके लिए यहाँ पे आना लैपटॉप लेके पढ़ने समझा। हल्द्वानी में बीजेपी कार्यालय में नगर निगम चुनाव के लिए पार्षदों और मेयर के दावेदारों के लिए पर्यवेक्षकों ने विचार विमर्श शुरू कर दिया है, जिसे लेकर मेयर पद के आवेदनों पर पार्टी कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी से रायशुमारी की जाएगी। वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता केदार जोशी के नेतृत्व में 3 सदस्य पर्यवेक्षक दल बारी बारी से प्रत्येक वार्ड में पार्षदों के आवेदनों पर कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। इस बीच नगर निगम में मेयर पद के लिए वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व मंडी परिषद के अध्यक्ष गजराज बिष्ट ने भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर दावेदारी की। वहीं इसको लेकर जनता टीवी के संवाददाता संजय प्रसाद ने रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल फूट चुका है और इसी के साथ ही जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनमें भी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हम खड़े हैं हल्द्वानी के भाजपा कार्यालय में, जहां आप देख सकते हैं कितनी चहल पहल बनी हुई है। और ये चहल पहल है निकाय चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने को लेकर। और बात करें मेयर चुनाव को लेकर तो अभी भाजपा के पदाधिकारियों के अनुसार जो आंकड़े अभी दिए गए हैं उनमें साफ तौर पर बताया गया है कि मेयर पद के लिए भाजपा हल्द्वानी में अभी तक 15 प्रत्याशियों का आवेदन प्राप्त हो चुका है और आगे भी ये आवेदन प्राप्त होने की स्थिति है। इसमें भी संख्या और बढ़ सकती है। जिलाधिकारी प्रताप बिष्ट ने जानकारी दी है कि अभी ये 15 से आवेदन बढ़ भी सकते हैं और साथ ही साथ इसमें 3 नामों का जो पैनल है वो निश्चित करके हाईकमान को भेजा जाएगा और तब जाके प्रत्याशी की घोषणा होगी। लेकिन साथ ही साथ जो सरगर्मियां आप भाजपा कार्यालय की देख सकते हैं, तमाम लोग यहाँ जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो यहाँ मौजूद हैं और जो प्रत्याशी की दौड़ में शामिल हैं, चाहे वो मेयर प्रत्याशी की दौड़ हो या फिर नगर निगम में पार्षदों की दौड़ हो, तो इसमें भी तमाम लोग यहाँ भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं तस्वीरें आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। भाजपा कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां तमाम लोग मौजूद हैं अपने साथियों के साथ और तमाम लोग जो यहाँ दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं वो यहाँ मौजूद हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इनमें से कितने लोगों को भाजपा की तरफ से टिकट दिया जाता है और चुनाव मैदान में उतारा जाता है और किस तरीके से इस निकाय चुनाव में भाजपा अपने पूरे दमखम के साथ किस तरीके से ये चुनाव मैदान में लड़ने जा रही है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। नहीं, हमने टिकट की बात किसने की आपसे? जिसने ज्वाइन किया है उसको टिकट दिया जा रहा है, कहा क्या किसी ने? ऐसा तो नहीं है अभी तक, मेरी संज्ञान में तो है नहीं विषय। तो ज्वाइनिंग तो कभी भी कोई भी कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा हमारे शाहजी से लेके आज के अध्यक्ष सभी कहते रहते हैं दरवाजे हमारे खुले हैं, सबका स्वागत है। टिकट का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी तो रायशुमारी होगी
परसों उसके बाद किसके पक्ष में लोग कहेंगे, उसके बाद नेतृत्व क्या निर्णय लेगा, टिकट तो दूर की बात है। नगर निगम हल्द्वानी के आज पार्षदों का यहाँ पर चयन हो रहा है। उनको आज मैंने, क्योंकि मुख्य परीक्षक आए थे, उनको अपनी दावेदारी मैंने प्रस्तुत की है और भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही कि अपनी दावेदारी को मुख्य परीक्षकों के नाम प्रस्तुत करना, तो इस कारण से आज मैंने कर दी है। सर, अच्छा, बहुत लंबे समय से दावेदारी अन्य लोगों ने प्रस्तुत की थी, तो गजराज सिंह बिष्ट इतने दिनों तक क्यों शांत बैठे हुए थे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हमेशा मैं समझता हूँ 1987 से हमेशा दावेदारी रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ जिस प्रकार से उपयोग किया है मेरा, उसमें मैं सफल रहा हूँ। और आज भी क्योंकि आज मुख्य परीक्षक पहली बार हल्द्वानी में आए हैं, तो इस कारण से आज मैंने पहली बार उनको अपना पत्र सौंपा है। तो क्या लगता है, कितनी उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गजराज सिंह बिष्ट के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी? पत्रकार महोदय, आपको इस बात पर संशय क्यों हो रहा है? नहीं, क्योंकि आवेदनों की एक लंबी लिस्ट है। नहीं, मेरे आवेदन करने के बाद आपको, मुझे लगता है कि संशय नहीं होना चाहिए। तो आप एक तरह से निश्चित मान रहे हैं कि आप? निश्चित रूप से मैं निश्चित हूँ। उत्तराखंड में जब से निकाय चुनाव की घोषणा हुई है और अपने परिसीमन आया है निकायों में, उसके बाद से लगातार हमारी जो कार्यकर्ता हैं वे बूथ स्तर तक का सभी जगह पर अपने हम तैयारियों पर लगे हुए हैं। हमने अपने वार्ड प्रभारी नियुक्त कर दिए, हमारे निकायों के प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं। इसके साथ साथ ही प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा पर्यवेक्षक भी नियुक्त करे गए थे, जिनकी नियुक्ति घोषणा माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट जी ने की थी। और वही पर्यवेक्षक आज हमारे सभी नगर पालिका और निकायों पर भी पहुंच रहे हैं। आज भी यहाँ हल्द्वानी जो नगर निगम है हमारी, इसके पर्यवेक्षक हमारे यहाँ आज पहुँचे हैं और आज और कल परसों 3 दिन वे यहाँ रहेंगे। हमारे जो 60 वार्ड हैं, प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक सदस्यों पर वे रायशुमारी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। जो हमारे शक्ति केंद्र से ऊपर के जितने कार्यकर्ता हैं उस वार्ड में रहने वाले, उनसे बातचीत की जा रही है। और उसके उपरांत ही एक हम अपना जो पैनल तैयार करेंगे, वो पैनल प्रदेश में जाएगा और वहाँ से फिर जो होंगी घोषणा की जाएगी। नई दिल्ली में नवनिर्मित उत्तराखंड निवास आम जन के लिए भी अब उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर निर्देश दे दिए हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि दिल्ली में बने उत्तराखंड निवास में विधायक मंत्री के साथ आम जनमानस को रुकने के लिए मुख्यमंत्री का फैसला सराहनीय है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से दिल्ली जाने वाले किसी भी व्यक्ति को अगर कोई दिक्कत आती है तो वो दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में रुक सकता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी खुद अपमान करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है और आरोप लगाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर। और आज जिस तरीके से आपने देखा कि पूरे संसद के अंदर राहुल गांधी जी जो विपक्ष के नेता है, उन्होंने किस तरीके से धक्का मुक्की और बदतमीजियां करने का काम किया और बीजेपी के सांसदों को धक्का करके उन्हें चोटिल करने का काम किया, जो कि अस्पतालों में भी भर्ती है। तो मुझे लगता है कि पहले संस्कारवान होना चाहिए कांग्रेस को और उसके बाद आवाज उठानी चाहिए। और मुद्दा विहीन कांग्रेस है, केंद्र से लेकर राज्यों तक कोई मुद्दे कांग्रेस के पास नहीं है, लेकिन भ्रम की स्थिति और झूठ बोल करके देश की जनता को गुमराह करना चाहती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अंबेडकरवादी रही है और भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलने का काम करती है। और जितने भी देश के अंदर ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया, भीमराव अंबेडकर जी की प्रेरणा से लेने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। और कांग्रेस ने हमेशा उनको दरकिनार करके हमेशा देश की जनता को भीमराव अंबेडकर जी के दिए गए प्रेरणा को अपमानित करने का काम किया। प्रदेश में आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन लगातार अपनी कोशिशें कर रहा है, जिसको लेकर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन क्षेत्रों में आपदा जैसी स्थितियां देखने को मिली हैं, उन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही आगे बताया कि आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। ट्रेनिंग का कार्य हमारा पहले से ही चल रहा है, कोई नया कार्य नहीं है। हमारा प्रयास है कि जब आपदा का समय नहीं है तो उसमें हम लोग तैयारी का समय मानते हैं इसको, और जितनी अच्छी तैयारी होती है उतना अच्छा हम आपदा में मैनेज कर पाते हैं। तो उसी के क्रम में इसमें ट्रेनिंग का कार्य चल रहा है, सभी जनपद के द्वारा किया जा रहा है। अब हमारा प्रयास है कि स्कूलों में या जन समुदाय तक या जिस जगह ज़्यादा आपदा आती है वहाँ पे हम ट्रेनिंग करावें। उस दिशा में कार्रवाई चल रही है और उसको थोड़ा सा एग्रेसिव तरीके से करने की प्लानिंग चल रही है। अभी योजना बन रही है हमारी, बहुत जल्दी हम इसको लॉन्च करेंगे।
रुड़की में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। कांग्रेस और बीजेपी में मेयर पद के दावेदारों की सूची बेहद लंबी है। इसे लेकर बीजेपी जिला कार्यालय पर पहुंची बीजेपी नेत्री वीना सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मजबूत दावेदारी पेश की। इस दौरान मेयर पद की प्रबल दावेदार वीना सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि सीएम ने महिलाओं के लिए सीट आरक्षित कर महिलाओं का जो सम्मान किया है उसका रुड़की की सभी महिलाएं और यहां की जनता बेहद आभारी हैं। सर्वप्रथम मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है महिलाओं को लेके उसको सलाम करता हूं और उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं कि नगर निकाय जो सीट है हमारी रुड़की की नगर निगम की वो पहली बार महिला होने जा रही है। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं कोई अपने लिए टिकट नहीं मांग रहा हूं। मेरी माता जी का अपना एक अलग व्यक्तित्व है। वो समाज में जब मैं राजनीति में नहीं भी था उससे पहले से वो लोग समाज में जो है कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी है। निरंतर कई सारी संस्थाओं के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं, निरंतर काम कर रहे हैं और ये पहली बार होने जा रहा है कि जो लोग पर्दे के पीछे रह के काम करते थे उन्हें पर्दे के आगे आने का मौका मिल रहा है। तो मैं सभी जो हमारी मातृशक्ति है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आवेदन करा है उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी जो है धामी जी का, जो हमारे जो है मुख्यमंत्री जी हैं और मोदी जी का, कि कम से कम महिलाओं को जो पर्दे के पीछे से इतने महत्वपूर्ण कार्य करती आई हैं आज तक, उनको जो है आज पर्दे के आगे आकर जो है अपना आगे आने का मौका मिला और जो है कुछ कर दिखाने का जो है जज्बा उनके अंदर बहुत पहले से ही रहता है। लेकिन अगर सामने उनको मौका दिया जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। ये अब मौका उन्होंने दिया, उनके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करती हूँ। और अपनी सभी बहनों का जो आप देख रही हैं कि ये आज इतना हुजूम जो उमड़ा है ये सिर्फ इनकी भावनाएं हैं कि हम पर्दे के पीछे रहकर कितने अच्छे कार्य करते हैं, घर संभालती हैं, सारा काम देखती हैं। आज हमें भी मौका मिला है, सब आई हैं मेरे साथ। खबर देहरादून से, जहां सामुदायिक भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने वर्चुअल रूप से विशेषज्ञ चिकित्सा शिविरों की श्रृंखला का शुभारंभ किया। साथ ही इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी उठाया। वक्त तो चला एक ब्रेक का, खबरों का सफर लगातार जारी है।